हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं धातु और अधातु कक्षा 10 रसायन विज्ञान का। धातु और अधातु तीसरा चैप्टर हम लोगों का चल रहा है, जिसमें अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। जो देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ लिया था तत्व, और तत्व को 3 भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो एक हो जाता था धातु, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं, वे तत्व क्या कहलाते हैं? धातु। और फिर हमने पढ़ लिया था अधातु, और फिर पढ़ा नहीं था, केवल जाना था, उपधातु। ठीक है। अधातु क्या होती हैं? वे जो इलेक्ट्रॉन लेकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। उपधातु वे होते हैं जिनमें दोनों गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने शुरू किया था, तो हमने देखा था धातु का भौतिक गुणधर्म और धातु का रासायनिक गुणधर्म, फिर अधातु का भौतिक गुणधर्म और अधातु का रासायनिक गुणधर्म। ठीक है। इसके बाद हमने जो पढ़ा था, धातुओं के लिए एक चीज और अलग से पढ़ी थी, सक्रियता श्रेणी। आपने देखा था सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी एक सूची होती है। सक्रियता श्रेणी एक सूची होती है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में रखा जाता है। तो यह आपने देखा था। ठीक है। और फिर जो आगे पढ़े थे आप लोग, धातु और अधातु में बंध, जिसे आप धातु अधातु बंध कहते हैं। ठीक है। कहीं कहीं आबंध भी लिखा मिल सकता है, या फिर इसी को कहते हैं आयनिक बंध, या फिर इसी को कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध, या इसी का नाम होता है वैद्युत संयोजी बंध या संयोजक बंध। अंग्रेजी में क्या बोल देंगे इसका नाम अंग्रेजी में देना होगा। सब एक ही बात है नाम, लेकिन अंग्रेजी में भी नाम अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेटल एंड नॉन मेटल बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, और इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यह क्या होता है? नाम से यह स्पष्ट है, धातुओं और अधातुओं के मध्य, धातुओं व अधातुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं? धातुओं के आदान प्रदान, धातुओं व अधातुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं? धातु अधातु बंध कहते हैं, या आयनिक बंध कहते हैं, या फिर वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा था, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। और इसके बाद हमने यह भी देखा था, जिसमें जिन यौगिकों में आयनिक बंध पाया जाता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिक बनाते समय, यानी कि जो आयनिक बंध बन रहा है उस समय जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, या फिर कहते हैं आयनिक विद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर आयनिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आयनिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं या वैद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि जो वैद्युत आयनिक यौगिक हैं, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इनकी कुछ क्या होती हैं? विशेषताएं। जैसे विशेषताओं में आपने देखा था, इनकी प्रकृति क्रिस्टलीय होती है। इनमें जैसे कि जो पदार्थ रहेगा, जो इसमें तत्व रहेंगे, वे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है। और इनमें स्थिर आकर्षण बल पाया जाता है, वो भी कौन सा? वैद्युत। ठीक, प्रबल स्थिर आकर्षण वैद्युत बल पाया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा था, और भी देखे थे गुणधर्म। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। यह ठोस रूप में तो धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, लेकिन गलित अवस्था में यानी द्रव अवस्था में यह विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। इसी प्रकार आपने देखा था कि इसमें, और अगर आप जानना चाहें तो इसमें आयनिक बंध जो होता है वह कैसा आयनिक बंध होता है? जो बहुत प्रबल होता है। तो इनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, इनके बंध को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, गलनांक और क्वथनांक से तो नहीं किया जा सकता। इसलिए इनको अलग करने के लिए हमें किस विधि का प्रयोग करना पड़ता है? वैद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम बाद में देखेंगे कि किस विधि से ये अलग होंगे। ठीक है। इस प्रकार से हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं कि जो धातुओं की उपस्थिति है प्रकृति में, वह किस रूप में पाई जाती है, या फिर धातुएं हमें किस रूप में प्राप्त होती हैं प्रकृति से। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं।
तो देखिएगा, धातुओं की प्राप्ति मुख्यतः दो रूप में होती है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्या, अक्रेंस ऑफ मेटल्स। दो रूप में प्राप्त होती है। कुछ धातुएं एकदम क्रियाशील नहीं होती, बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं। बहुत कम क्रियाशील होती हैं, वह किसी से क्रिया नहीं करना चाहती हैं। अब वह किसी से क्रिया जो धातुएं नहीं करना चाहेंगी वह अकेली रहेंगी। ठीक है, जैसे आपने कुछ बच्चों को देखा होगा किसी से दोस्ती नहीं रखते हैं, वह अकेले ही रहते हैं, उनको कहते हैं मुक्त अवस्था। ठीक है, ना किसी का कोई असर नहीं, साधु बन जाना एकदम। तो धातुएं दो रूप में पाई जा सकती हैं। एक हो गया मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था में, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं क्या, इन फ्री स्टेट। और इसके बाद दूसरी जो अवस्था हो सकती है वह होती है संयुक्त अवस्था। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं इन कंबाइंड स्टेट, संयुक्त अवस्था में। तो धातुओं की जो प्राप्ति है प्रकृति में दो रूपों में होती है। ठीक है, पहला कौन हो गया, मुक्त अवस्था में, दूसरा कौन हो गया, संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में जो धातुएं पाई जाती हैं वे कौन कौन सी हैं, जो बहुत कम क्रियाशील हैं। तो वे धातुएं जो बहुत कम क्रियाशील होती हैं वह मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो लिख सकते हैं वे धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था को ही लिखा जाता है स्वतंत्र अवस्था। मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप जान सकते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम, जो कि खास एग्जाम्पल हैं। तो सोना के लिए शब्द आता है AU, चांदी के लिए आता है AG, और प्लेटिनम के लिए आता है PT और ETC लिख लेंगे। ठीक है, और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल। तो सोना, चांदी और प्लेटिनम अच्छे से याद रखें। इसके बाद देखेंगे कि मुक्त अवस्था तो हो गई, संयुक्त अवस्था का मतलब क्या होता है, किसी से मिलकर पाए जाएंगे। तो ज़्यादातर धातुएं जो होती हैं संयुक्त अवस्था में ही मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे बॉक्साइट का नाम सुना होगा। बॉक्साइट एक अयस्क है, एल्यूमिनियम उससे निकाला जाता है। तो ज़्यादातर जो धातुएं हैं वह अयस्क के ही रूप में पाई जाती हैं, और वही अयस्क जो होता है वह संयुक्त अवस्था में जो धातु का रूप हो जाता है। धातुएं किस रूप में पाई जाती हैं, संयुक्त अवस्था में। तो संयुक्त अवस्था एक तरह से खनिज देख सकते हैं आप, अयस्क देख सकते हैं। तो अभी हम खनिज और अयस्क की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ संयुक्त अवस्था का मतलब क्या है उसे समझते हैं। तो क्या हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका अर्थ, तो वे धातुएं जो क्रियाशील होती हैं, जो क्रियाशील होती हैं, वे धातुएं जो क्रियाशील होती हैं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए वे धातुएं जो क्रियाशील होती हैं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इसमें एग्जाम्पल बता दीजिए कौन कौन सा हो जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा, आप लोहा को ले लीजिए सबसे पहले, Fe। ठीक है, फेरस यहाँ पे हो जाएगा, यह हो गया फेरम। फिर इससे बनता है फेरिक और फेरस। अब यहाँ पे देखिएगा, यह लोहा है। लोहा आप अगर खुले वातावरण में छोड़ दें तो जल्द ही जंग लग जाता है। जंग लगने से एक नया यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, Fe2O3 इंटू XH2O। तो जो बनता है यहाँ पर एक तरह से यह नया अयस्क टाइप का बन गया कुछ। ठीक है, यह जंग है। ठीक, इसे अभी नहीं जानना है। यहाँ पे देखिए लोहा है, लोहा अत्यधिक क्रियाशील होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ साथ अगर आप कोई देखना चाहें सोडियम है, बहुत अत्यधिक क्रियाशील है सोडियम। ठीक है, यह वातावरण के संपर्क में आते ही जब वायु से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जलने लगता है, तो बहुत क्रियाशील है। मैग्नीशियम क्रियाशील है। इसी प्रकार अन्य धातुएं हैं बहुत सी। तो ETC लिखकर आप काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, धातुओं की उपस्थिति प्रकृति में, या हमें धातुएं प्रकृति से कितने रूपों में मिल सकती हैं, प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो दो रूपों में हो सकती है, मुक्त अवस्था में या फिर संयुक्त अवस्था में। तो वे धातुएं जो बहुत कम क्रियाशील होती हैं, आप कम क्रियाशील लिख के काम चला सकते हैं, कम क्रियाशील होती हैं, वे मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। वे धातुएं जो क्रियाशील होती हैं, ठीक है, इनसे अधिक क्रियाशील जो होती हैं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे यहाँ लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम आदि, कैल्शियम। यहाँ पे सोना, चांदी, प्लेटिनम रखिएगा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, इसको याद भी रखिएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर एक नोट, एक क्या दो नोट हम लोग जानेंगे। भूपर्वटी पर कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर हम तत्व की बात करेंगे, भूपर्वटी में तत्व कौन सा अधिक मात्रा में है। भूपर्वटी में तत्व सर्वाधिक कौन है, तो ऑक्सीजन सर्वाधिक है। ऑक्सीजन कौन क्या है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर हम पूछे इसमें धातु कौन सी है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, तो आप बताएंगे एल्यूमिनियम। भूपर्वटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे अगर कोई पूछे तब बताइए अधातु कौन सी पाई जाएगी सर्वाधिक मात्रा में भूपर्वटी में, तो आप बताइए ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। और एक ऐसा तत्व भी है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जा रहा है, ठीक है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जो कि एक अधातु है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होगी, ऑक्सीजन होगी। तो अगर अधातु पूछे ऑक्सीजन, तत्व पूछे ऑक्सीजन, लेकिन धातु पूछेगा तो क्या आएगा, एल्यूमिनियम। तो भूपर्वटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जो कि एक अधातु है। इसलिए हम कहेंगे कि अधातु जो सबसे अधिक मात्रा में भूपर्वटी में पाई जाती है वह है ऑक्सीजन है। इसके बाद धातु कौन सी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, एल्यूमिनियम पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहां तक यह देख लिया, इसको उतार लीजिए। फिर हम बात करते हैं जो धातुओं से संबंधित है, खनिज और अयस्क। आइए अब आगे देखते हैं। इसमें अब देखना है कि जो धातुएं हमें प्राप्त हो रही हैं प्रकृति से, वह प्राप्त होती हैं जिस रूप में, वह कहलाता है खनिज। क्या कहलाता है, खनिज। यानी जो हमें संयुक्त अवस्था में जो धातुएं मिलेंगी, ज्यादातर संयुक्त अवस्था में ही मिलेंगी, मुक्त अवस्था में मिलने के चांस बड़े कम होते हैं। तो सोना, चांदी और प्लेटिनम ही मिलता है। तो ज्यादातर हमें क्या मिलती है, फिर खनिज मिलते हैं हमें, ज्यादातर क्या मिलते हैं, खनिज। तो आइए बात करते हैं खनिज की। खनिज क्या होता है, तो याद रखें कि जो धातुएं प्रकृति से हम जिस रूप में प्राप्त करते हैं, अधिकतर संयुक्त रूप में प्राप्त करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब खनिज कब कहेंगे, अयस्क कब कहेंगे, इनकी चर्चा यह देखिए। तो सबसे पहले हम खनिज को परिभाषित करते हैं। जब भी आप कोई चीज निकालेंगे मिट्टी से, तो उसमें मिट्टी लगी रहेगी। जैसे मान लेते हैं आपने कोई चीज सिक्का गाड़ दिया, 10 दिन बाद आके निकाल रहे हैं, तो आप देखेंगे सिक्के में मिट्टी उट्टी जमी मिलेगी, ठीक है। उसको फिर साफ करेंगे, तो जो साफ कर रहे हैं, जो गंदगी निकल रही है, तो वह गंदगी को हम नाम देंगे अधात्री, ठीक है। तो वह खनिज से, अभी समझ लीजिए। पहले यहाँ पे देखिए, पहले खनिज किसे कहेंगे, खनिज को अंग्रेजी में कहते हैं मिनरल्स। तो खनिज क्या होते हैं, तो धातुएं, क्या धातुएं प्रकृति में जिस रूप में प्राप्त होती हैं, प्रकृति से जिस रूप में प्राप्त होती हैं, उन्हें खनिज कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे धातुएं प्रकृति से, देखिए यह प्रकृति होता है, ठीक है। प्रकृति से जिस रूप में प्राप्त होती हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। उन्हें खनिज कहते हैं, ठीक है। अब अगर कोई भी चीज आप प्रकृति से प्राप्त करेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ कण मिट्टी के, धूल के, कंकड़ आदि लगे होंगे। उन्हीं अशुद्धियों को जो खनिज के साथ मिलकर निकल रही हैं, उनको कहते हैं गैंग, अधात्री। गैंग का मतलब बताइए क्या होता है, खतरनाक लोगों के लिए गैंग होता है, खराब लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो खराब है, यानी गंदगी है, जो अशुद्धियां हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अधात्री या फिर गैंग बोलेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में उसी को मैट्रिक्स भी बोलते हैं, कई नाम आ जाएंगे। अभी देखिए यहां पर नोट लिख लेते हैं, ठीक है। नोट क्या हो जाएगा, हेडिंग बनाएंगे, यहां पे हो जाएगा आधात्री, या फिर बोलते हैं गैंग। अधात्री को अंग्रेजी में क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स। और गैंग को अंग्रेजी में लिखते हैं गंगूबाई। गंगूबाई नहीं लिखते हैं, गैंग ही लिखते हैं, लेकिन स्पेलिंग गंगू हो जाती है। देखिए यह गैंग है, क्या है, गैंग। तो अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो खनिज के साथ, खनिज में उपस्थित अशुद्धियां, धूल, मिट्टी, कंकड़ आदि क्या कहलाते हैं, अधात्री कहलाते हैं, या फिर क्या कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं। तो खनिज में उपस्थित, तो नीचे लिख देते हैं, यहां देख लीजिए, खनिज में उपस्थित, खनिज के साथ लिख देते हैं, खनिज के साथ
उपस्थित अशुद्धियां खनिज के साथ उपस्थित अशुद्धियां। यह तो याद रखना होगा कि गैंग जो होती खराब लोगों की होती है, ठीक है। अच्छे लोगों का ग्रुप बनता है, खराब लोगों का गैंग बनता है। तो यहाँ पे गैंग मतलब क्या हो गया, तो खनिज के साथ उपस्थित जो अशुद्धियां हैं यानी वही गैंग है। अशुद्धियां कोष्टक में लिख लेंगे, क्या कोष्टक में हो जाएगा धूल, मिट्टी, कंकड़ आदि। देखिए खनिज के साथ उपस्थित अशुद्धियां धूल, मिट्टी, कंकड़ आदि पाई जाती हैं या उपस्थित होती है ना। यहाँ पे क्या लिखे, खनिज के साथ उपस्थित अशुद्धियां धूल, मिट्टी, कंकड़ आदि यही कहलाती हैं, गैंग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, गैंग या अधात्री कहलाती हैं। गैंग या अधात्री कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, खनिज जब निकालेंगे तो उसमें जो यह धूल, मिट्टी, कंकड़ मिला रहेगा उसी को गैंग या क्या कहेंगे, अधात्री कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, खनिज धातुएं प्रकृति से जिस रूप में प्राप्त होती हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं, और खनिज के साथ साथ जो उपस्थित अशुद्धियां प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, गैंग या अधात्री कहते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, अब जैसे आपके घर में गड़ा हो सोना 10 ग्राम का, पता चला आपके घर में सोना गड़ा है, आपने पूरा घर खोद डाला और 10 ग्राम सोना मिला, आपने 10 लाख का घर निकाल के 10,000 का सोना प्राप्त किया। मान लीजिए अभी तो कीमत 60-70 हज़ार है, तो आपने 10 लाख का घर गिराकर आपने 60-70 हज़ार का सोना प्राप्त किया। अब बताइए इसमें आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो नुकसान ही हुआ है, ठीक है। तो अब खनिज से ही हमें अयस्क मिलेगा, यही खनिज अयस्क बनता है। कब, जब हम कोई काम करें, यानी कि कोई चीज जो अयस्क है, जो खनिज है उसे प्राप्त करें और उसी से सस्ती और सुगमता से, यानी सस्ता तरीके से और सुगम तरीके से हम उससे धातु प्राप्त कर लें। क्या प्राप्त कर लें, धातु। यदि हम खनिज से सस्ते और सुगम तरीके से, सुगम मतलब यहाँ सरल तरीके से, तो यहाँ पे शब्द लिख देते हैं सरल तरीके से, और सस्ता भी हो। ऐसा नहीं कि 10 रुपये लगा रहे हैं और 5 रुपये प्राप्त हो रहा है। आपको लगाना 5 है तो हमें 20 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो सस्ता भी हो, सरल भी हो, ये नहीं कि मशीनें बहुत बड़ी बड़ी हाई फाई मशीनें लगानी है, ठीक है, आसानी से हो जाए काम। तो सस्ता होना चाहिए और सरल होना चाहिए। जिन खनिजों से धातु हमें प्राप्त हो जाती है सस्ते और सरलता से, उन्हीं खनिजों को हम नाम देते हैं अयस्क। क्या नाम देते हैं, अयस्क। तो अयस्क वे खनिज होते हैं, अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे धातुओं को प्राप्त करना सस्ता और सरल होता है, या वे खनिज जिनसे धातुएं सस्ते और सरल तरीके से प्राप्त की जाती हैं उन्हें अयस्क कहते हैं, ठीक है। तो वे खनिज जिनसे धातुओं को सरलता और सुगमता से प्राप्त किया जाता है उन्हें हम खनिज नहीं अयस्क कहते हैं। तो खनिजों का ही एक भाग क्या कहलाता है, अयस्क। अगर हम गोला बनाएं, एक गोला बनाएं यहाँ पे, तो सबसे बड़ा गोला होगा खनिज और उसी का कुछ भाग होगा अयस्क, यानी ये छोटा गोला इसका है अयस्क, ठीक है। यानी सभी अयस्क या खनिज वाले गोला में हटा जाएंगे, यह हमारे सभी अयस्क खनिज होंगे, सभी अयस्क खनिज होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि यह बात सही है, अयस्क सभी खनिज हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें कहना हो, यह देखिए खनिज है, अगर हमें यह कहना हो कि क्या सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यह खनिज वाला गोला बड़ा है और छोटे गोला में हटाएगा नहीं, ठीक है। तो सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। आइए बात करें अयस्क की। तो अयस्क एक हिस्सा है किसका, खनिज का। अयस्क एक हिस्सा है खनिज का। अंग्रेजी में अयस्क को कहते हैं ओर्स, ये देख लीजिए स्पेलिंग, ओर्स। तो यह क्या होता है, तो वे खनिज, ये देखिए खनिज ही होता है, ठीक है, खनिज का एक कुछ हिस्सा। वे खनिज जिनसे धातुओं को प्राप्त करना इसी के लिए शब्द प्रयोग करते हैं धातु का निष्कर्षण। धातुओं को प्राप्त करना, आगे आएगा धातु निष्कर्षण के बारे में। प्राप्त करना सस्ता व सुगम होता है। अब सुगम का मतलब होता है सरल, तो सस्ता व सुगम शब्द अच्छा लगता है लिखने में, तो यहां पे सुगम लिख देंगे। सस्ता व सुगम होता है, ठीक है। यानी घर गिरा के सोना 50,000 का सोना नहीं प्राप्त करना है, ठीक है। सुगम होता है,
क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। तो कौन से खनिज अयस्क कहलाते हैं? वे खनिज अयस्क कहलाते हैं जिनसे धातुओं को प्राप्त करना, यानी धातुओं का निष्कर्षण करना, एक मिनट, कहलाते हैं वे खनिज जिनसे धातुओं को प्राप्त करना सस्ता व सुगम होता है, अयस्क कहलाते हैं। तो यह खनिज ही अयस्क होते हैं, लेकिन पूरा खनिज सभी नहीं होते हैं, ठीक है। और जिनसे हम धातुओं को सस्ते और सरलता से प्राप्त कर लेंगे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे हमें लिखना हो, इनके लिए एक निष्कर्ष लिखना हो, तो अभी जो निष्कर्ष बोला था मैंने, यहाँ पे स्टार बनाकर उसे नोट कर लेंगे कि वे खनिज, नहीं, सभी खनिज या सभी अयस्क, पहले लिख दें, सभी अयस्क खनिज तो हो सकते हैं, खनिज तो हो सकते हैं, खनिज तो हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। देख लीजिए इसको, सभी अयस्क खनिज तो हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। वही गोला बनाना हो अगर, तो अभी जैसे समझाया ना, तो ऐसे ही आप कॉपी में इसके नीचे बना लेंगे। यहाँ पे यह गोला किसका है? छोटा गोला अयस्क का है, और बड़ा गोला किसका है? खनिज का है। बड़ा गोला हो गया खनिज का, ठीक है। और खनिज यह पूरा है, पूरा खनिज है। अयस्क भी क्या है? खनिज का एक हिस्सा है। तो सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। यह चिन्ह देखिएगा, सभी, यहाँ से देखिए पहले, अयस्क जो है सभी खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। क्या कुछ खनिज अयस्क होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि तो खनिज का ही तो हिस्सा अयस्क है। तो कुछ खनिज अयस्क हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। यह बात भी याद रखिएगा, कुछ खनिज अयस्क हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। लेकिन मेन बात यह याद रखनी है कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। सभी अयस्क खनिज तो हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, ठीक है। इस प्रकार इस पूरे भाग को नोट करिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ अयस्कों का नाम देखते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। कहता है किन्हीं दो अयस्कों का नाम लिखिए, या कभी कह देगा किन्हीं दो ऑक्साइड अयस्कों का नाम लिखिए, या कहेगा किन्हीं दो कार्बोनेट अयस्कों का नाम लिखिए, या फिर कह सकता है एल्यूमिनियम के अयस्कों के नाम लिखिए, लोहे के अयस्कों के नाम लिखिए। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। तो इसको उतार लीजिए, फिर हम बात करते हैं उसकी। तो आइए अब देखते हैं अयस्कों के कुछ नाम। तो अगर हमें अयस्क को थोड़ा सा एक बार देखें, तो एक छोटे से चार्ट के रूप में अगर आप बनाना चाहें, तो अयस्क के लिए एक परिभाषित रूप बना सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं अक्सर करता रहूंगा और करता हूं। अगर अयस्क लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि जो खनिज होता है वही अयस्क होता है। खनिज ही क्या होता है? अयस्क होता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण, यानी धातु को प्राप्त कर लिया जाए। कैसे? सस्ते तरीके से और सुगम तरीके से, यानी सरल तरीके से अगर हम प्राप्त कर लें, तो यही खनिज क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए, खनिज जिनसे सस्ता और सुगमता से क्या प्राप्त हो जाए? धातु, क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब लिखेंगे कुछ अयस्कों के नाम। लिखेंगे प्रमुख अयस्क। आप भी ऐसे ही नोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्यूमिनियम, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है केमिस्ट्री से लेके भूगोल तक, ठीक है। भूगोल में आपका एक चैप्टर होता है जो है खनिज पदार्थ करके है, ठीक है। तो उसमें यह पूछा जाता है, चट्टानें एवं खनिज शायद करके चैप्टर है। यहाँ पे देख लीजिए, पहले यहाँ पे आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम के अयस्क। एल्यूमिनियम, यहाँ पे माँ पे भी छोटी की मात्रा होती है। एल्यूमिनियम के अयस्क, यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम के दो अयस्क मिलेंगे आपको, ठीक है। और दोनों ही याद करने रहेंगे। और जो सबसे प्रमुख है, बहुविकल्पी में पूछता है बॉक्साइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, ठीक है। बॉक्साइड निम्नलिखित, बॉक्साइट होता है, बॉक्साइड नहीं,
बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो यह होता है एल्यूमिनियम का अयस्क, और इसका अणुसूत्र भी लिखने के लिए परीक्षा में आता है तो Al2O3 होता है। Al2O3 इंटू 2H2O होता है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, Al2O3 इंटू 2H2O। और दूसरा जो है इसका वह है कोरंडम। ठीक है, अगर इसी में से जल को उड़ा दें या जल उड़ा दें तो बचता है कोरंडम। ठीक है, तो यह आपके पास हो गए एल्यूमिनियम के दो अयस्क। ठीक है, फिर हम लिखेंगे लोहे के अयस्क। लोहे मतलब आयरन, यानी Fe के अयस्क। अब इसमें देखिए मुख्यतः 4 अयस्कों के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि आपके 10th के लिए जो इंपॉर्टेंट है वह है 2 ही केवल है, तो दोनों ऊपर लिखते हैं, बाकी 2 नीचे लिखते हैं। तो सबसे पहला होता है मैग्नेटाइट, सुपर क्वालिटी मैग्नेटाइट, इससे ही चुंबक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चुंबक। मैग्नेटाइट अयस्क किसका अयस्क है? कभी कभी पूछा जाता है कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहे का अयस्क है, यानी आयरन का। मैग्नेटाइट, पहले सभी नाम लिख लेते हैं। मैग्नेटाइट के बाद आता है हेमेटाइट, हेमेटाइट। फिर आता है नाम देखिएगा सीडेराइट, सीडेराइट। फिर आता है लिमोनाइट, लिमोनाइट। ठीक है, देखिए मैग्नेटाइट का जो अणुसूत्र होता है वह होता है Fe3O4। देखिए जो सुपर है उसमें ज्यादा लगा है। ठीक है, Fe3O4। और हेमेटाइट का होता है इससे लो, तो एक कम कर दीजिए, यहां से एक कम किए और यहां पे भी एक कम करिए तो Fe2O3। ठीक है, और यहां सीडेराइट में आ जाइए। सीडेराइट का क्या बनेगा? तो यह बनता है सीडेराइट, देखिए होता है कार्बोनेट अयस्क है, तो Fe2CO3, Fe2CO3। Fe2 नहीं बनता है, Fe बनता है केवल, FeCO3। ठीक है, और लिमोनाइट पे आ जाइए। लिमोनाइट का होता है Fe2O3 इंटू 3H2O। ठीक है, देख लीजिए, यह सीडेराइट का बनता है Fe3CO3, FeCO3। लिमोनाइट का बनता है Fe2O3 इंटू 3H2O। इन सभी को नोट कर लीजिए पहले, तो इसे आप लोगों ने उतार लिया होगा। ठीक है, यहाँ लिमोनाइट थोड़ा सुधार कर लीजिए, यह लिमोनाइट में बड़ी की मात्रा होती है, लिमोनाइट इस प्रकार से। ठीक है, तो लिमोनाइट आसान है, याद हो जाएगा। अब आइए देखते हैं तीसरे, धातु का अयस्क, जिंक का अयस्क। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बता दूंगा कौन कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे से याद रखिएगा। जिंक के अयस्क पहले लिखते हैं जिंक, यहाँ जडियन मतलब जिंक है। ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखा हूं, आप लोग समझ लेंगे। तो 2 अयस्क नहीं, इसके आ जाएंगे आपको 3 अयस्क मिल जाएंगे जो आपकी किताब में दिए गए हैं। तो एक मिल जाता है सबसे पहले जिंकाइट, जिंक उड़ाएगा काइट नहीं, जिंकाइट। ठीक है, तो ZnO, ZnO, तो यहाँ O कैपिटल है, N छोटा है, बाकी Z कैपिटल है। ठीक है, तो ZnO। अब यहाँ पे दूसरा आता है, नाम लिख लेते हैं पहले, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। और एक आता है कैलेमाइन, कैलेमाइन। ठीक है, जिंक ब्लेंड, देखिए आप इसको जिंक ब्लेंड ना याद करके रखिए जिंक सैंड, जिंक सैंड। क्यों? तो यहाँ पे जिंक सैंड याद रखेंगे तो ZnS याद हो जाएगा। इसका होता है जिंक ब्लेंड का ZnS। याद करने के लिए सैंड याद रखिएगा, और ये लिखने के लिए क्या याद रखेंगे? ब्लेंड। तो जिंक ब्लेंड सैंड याद कर लीजिए। ठीक है, कैलेमाइन, तो यहाँ कलुआ आ गया। अब बताइए कौन सी गैस में अगर आप रहेंगे तो आपको सब कुछ काला काला नजर आएगा? कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन गैस में आपको सब कुछ, मतलब कि आपको ऑक्सीजन आपके लिए जीवनदायिनी गैस है, और कौन सी जीवन लेने वाली गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैलेमाइन मतलब यहाँ पे याद रखिए काला, और काला से यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है कि यहाँ पे बन जाएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड किसी से क्रिया करता है तो कार्बोनेट बनाता है, तो यहाँ बन जाएगा जिंक कार्बोनेट, यानी ZnCO3, ZnCO3। ठीक है, तो जिंकाइट का हो गया ZnO, और यहाँ पे जिंक ब्लेंड का हो गया ZnS, और कैलेमाइन का हो गया ZnCO3। तीसरा के बाद आप देखिए चौथा। अब देखिएगा चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर का बहुत पूछा जाता है, एक एल्यूमिनियम का पूछा जाता है ज्यादा, एक कॉपर का पूछा जाता है। अब देखिए कॉपर, कॉपर के अयस्क, यहाँ Cu मतलब क्या समझेंगे? कॉपर। ठीक है, Cu मतलब क्या? कॉपर।
कॉपर के अयस्क कौन कौन से हैं देखिए, एक है स्प्राइट, नहीं क्यूप्राइट, क्या है क्यूप्राइट, और एक है कॉपर पायराइट। पायराइट भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो कॉपर पायराइट या फिर पायराइट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉपर पायराइट। यहां देखिए क्यूप्राइट क्या है, ठीक है, जहां पे अंत में आइट आता है ना, ज्यादातर मामला यही होगा कि अंत में ओ आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ कॉपर पायराइट में आइट तो आया है लेकिन यह नहीं होगा। बाकी ज्यादातर मामलों में यही होता है, जो डायरेक्ट यहाँ पे आइट जुड़ जाता है वहां पे ऑक्सीजन आने की संभावना होती है, ठीक है। तो जैसे जिंकाइट हो गया, ठीक है, जिंकाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, और आपने देखा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट में आया था लेकिन वहां पर एक आपको हटा लेना होगा। या सिडेराइट का क्या आया था, या FeCO3 आया था। ज्यादातर आइट आने पर क्या होता है, ऑक्सीजन लग जाता है। यह कोई स्वयं सिद्ध बात नहीं है, आपको केवल ऐसे ध्यान रखने के लिए बता रहा हूं। यहाँ पे क्यूप्राइट का क्या हो जाएगा, Cu2O, Cu2O हो जाएगा, ठीक है, यह हो जाएगा क्यूप्राइट। और कॉपर पायराइट का क्या होगा, CuFeS2, CuFeS2। तो यह हो गया आपका कॉपर पायराइट और यह हो गया क्यूप्राइट, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, कॉपर के कौन कौन से हो गए, क्यूप्राइट हो गए और कॉपर पायराइट हो गए। नाम याद रखेंगे, इनका अर्थ सूत्र भी पूछा जाता है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले बॉक्साइट वाले पे भी निशान लगा लीजिएगा। और यहाँ जडियन के एस कौन कौन से, जिंकाइट है, जिंक ब्लेंड है और कैलेमाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको उतारिए, फिर आगे आते हैं। अब आइए देखते हैं आगे, 4 तक हो गया। यहाँ पे आइट वाला याद रखिएगा, ज्यादा हर मामले में नहीं होगा, ठीक है, तो ज्यादातर मामलों में होगा लेकिन कुछ मामलों में नहीं होगा, तो याद रखेंगे इसको। तो 4 हो गए हमारे पास। अब 5वां देखिए, सिल्वर यानी Ag, सिल्वर के अयस्क। सिल्वर के अयस्क कौन कौन से आ जाएंगे, नाम देखिएगा। तो 1-2 अयस्क हमें लेना है यहाँ पर, एक हॉर्न सिल्वर, यह हो गया हॉर्न सिल्वर, और एक हो जाएगा, पहले हॉर्न सिल्वर का क्या हो जाएगा, AgCl, AgCl हो जाता है हॉर्न सिल्वर का। एक हो जाता है अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट। अब देखिए यहाँ पे यह टाइट तो हुआ है पी के, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पिया है, सल्फर पिया है, यानी इसका बनता है Ag2S। याद रखेंगे अर्जेंटाइट का Ag2S होता है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, यह पूछा नहीं जाएगा। इसी प्रकार एक देखते हैं, सीनेबार होता है और वह होता है Hg का। Hg मतलब हाइड्रोग्राम यानी पारा। देखिए पारा के अयस्क, एक ही अयस्क नाम लिखना है तो लिख देते हैं का अयस्क। का अयस्क क्या है, पारा, हाँ पारा नहीं, सीनेबार, ठीक है, सीनेबार। और सीनेबार का क्या हो जाएगा देखिएगा, HgS हो जाता है। पारा गया सिनेमा देखने, पारा गया सिनेमा देखने, तो यहाँ पे गया HgS से सिनेमा यानी HgS, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं मरकरी, ठीक है, Hg क्या कहते हैं, मरकरी। और एक देख लीजिए, और आप देख लीजिएगा यहाँ पर कैल्शियम, कैल्शियम का अयस्क, कैल्शियम का अयस्क आप लिख सकते हैं लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन को क्या लिख सकते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यह हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसी प्रकार PbCO3 भी है, ठीक है, आप लेड कार्बोनेट उसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप इतने अवश्य याद रखें हल्का फुल्का। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखेंगे आप एल्यूमिनियम का, यहाँ पे देखिए निशान, और किसका, कॉपर का, और थोड़ा बहुत याद रखना होगा तो आप याद रख लीजिएगा Fe का। ज्यादातर यही पूछी जाने की संभावना है। और इसमें भी पूछा जाएगा सबसे ज्यादा कौन, बॉक्साइट। और इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कौन, आपको पता है, कॉपर में कॉपर पायराइट पूछा जाता है सबसे ज्यादा, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखें। तो यहां पर पहले उतार लीजिए, तो आपने यह उतार लिया होगा, ठीक है। तो यहां पर आपसे कभी कभी क्वेश्चन दूसरे तरह से भी पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ देगा क्वेश्चन, पहले जानिए सीखिए कि कैसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है। कह देगा 2 ऑक्साइड अयस्कों के नाम लिखिए, 2 ऑक्साइड अयस्कों के नाम लिखिए, 2 ऑक्साइड अयस्कों के नाम लिखिए। तो आप बताइए 2 ऑक्साइड अयस्क कौन कौन से, आप सीधे लिख सकते हैं, कोरंडम और बॉक्साइट है। फिर आप मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो आप लिख सकते हैं जैसे एक यहाँ पे हमने आंसर यहाँ पे उत्तर करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, एक बॉक्साइट मान लीजिए लिख दिया, दो ही लिखना है, बॉक्साइट नहीं होता है, बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट नहीं। तो एक अयस्क हो गया। दूसरा बता दीजिए, तो चाहे कोरंडम लिख दीजिए इसी का, या फिर लिख दीजिए मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट आपको वही लिखना है जिसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड जो बना रहा है, जो क्या बना रहा है, ऑक्साइड। तो यह मैग्नेटाइट। इसका क्या हो जाता है बॉक्साइड का, Al2O3 इंटू 2H2O। अब कहेंगे इसमें पानी भी है, तो पानी तो है लेकिन यहाँ देखिए ऑक्साइड बना हुआ है पहले, ठीक है। यहाँ पे फिर आ जाएगा Fe3O4, बढ़िया वाले में ढेर है, और इससे जो नीचे आता है मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट में, उसमें 2O, यहाँ Fe2O3 हो जाता है। इसी प्रकार से आप दो अन्य ऑक्साइड भी सोच सकते हैं, ठीक है, क्यूप्राइट हो सकता है, जिंकाइट हो सकता है, तो आप इस प्रकार से सोच सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है वह देखिए, यह बन सकता है कॉपर के दो अयस्कों के नाम लिखिए। कॉपर के दो अयस्कों के नाम लिखिए। कॉपर के दो अयस्कों के नाम लिखिए, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहला एक बताइए, उत्तर में आपको दो अयस्क हमने बताया है, एक बताया है क्यूप्राइट, और दो ही पूछता है, क्यूप्राइट, और क्यूप्राइट का क्या था, Cu2O, Cu2O। इसके बाद दूसरा कौन था, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, और इसका क्या था, CuFeS2 था, ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बना देता है, ज्यादातर संभावना बन जाती है अभी कि किन्हीं दो कार्बोनेट अयस्कों के नाम लिखिए। कार्बोनेट अयस्कों के नाम लिखिए, अयस्कों के नाम लिखिए। फिलहाल आपको हमने 2 लिखवाया ही है, सिर्फ एक है आपका, पहला आ जाएगा कौन सा, उत्तर यहां पे करेंगे तो एक आ जाएगा कैलेमाइन, कैलेमाइन यानी CaCO3, और एक अंत में लिखवाया था लाइमस्टोन, लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन, और यह पीछे लिखा हुआ है तो वहां से देख सकते हैं, लाइमस्टोन का CaCO3। इसी प्रकार सीरुसाइट होता है जो कि PbCO3 होता है, आप जानना चाहें तो देख लीजिए, सीरुसाइट, यह शीशे का अयस्क है। सीरुसाइट किसका अयस्क है, शीशे का, शीशे का, तो शीशा मतलब Pb, सीरुसाइट है तो PbCO3 मिलता है, PbCO3 मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं एक बार। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि धातुओं को अयस्कों या खनिजों से कैसे प्राप्त किया जाता है, जिसे हम हेडिंग बनाएंगे धातुओं का निष्कर्षण। उसी में देखेंगे धातुओं में जब निष्कर्षण किया जाता है धातुओं का खनिजों या अयस्कों से, तो हमें 2 क्रियाएं मुख्यतः देखने को मिलती हैं, भर्जन और निस्तापन, ठीक है। तो भर्जन और निस्तापन हम देखेंगे अगले वीडियो में, या फिर धातुओं का निष्कर्षण कहें तो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।